वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्टैटिक्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज सेंट्रल टेंडेंसी के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है मीन इज अ मेजर ऑफ लोकेशन, डिस्पर्शन, कोरिलेशन। नन ऑफ द ये तीन तो हो नहीं सकते। द करेक्ट आंसर विल बी दिस इज द करेक्ट आंसर। लोकेशन मीन जो होता है सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू है, यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू? क्या मीडियन है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्या मीन डिविएशन है, क्या क्वार्टाइल डिविएशन है? बिल्कुल ये तीनों तो हो नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर इज बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है। मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। मीडियन ये तो अपने पढ़े होंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मीडियन? क्या मीडियन फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, क्या मीडियन 15th क्वार्टाइल होता है, 15th परसेंटाइल होता है, क्या मीडियन 6th डिसेल होता है? नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 15th परसेंटाइल मीडियन होता है। अब एक चीज याद रख लीजिए हमेशा के लिए, मीडियन जो होता है या तो Q2 हो सकता है, या तो P50 हो सकता है जिसे परसेंटाइल कहते हैं, ये भी मीडियन हो सकता है, और या फिर D5 हो सकता है, डिसाइल 5, इसको भी मीडियन कहते हैं। ये चीज़ें आप हमेशा याद रख लीजिए कि ये जो तीन होंगे ये मीडियन होते हैं, इनको मीडियन कहते हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो क्वार्टाइल्स होते हैं, क्वार्टाइल्स 4 होते हैं हमारे पास। Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है और Q4 होता है। और जो Q1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है पहला जो 25% ऑब्जर्वेशन जो डाटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है। आपको याद रखना है 25% रिप्रेजेंट करता है। जो Q2 होता है ये रिप्रेजेंट करता है 50% ऑफ डाटा, याद रख लीजिए। और इसको हम मीडियन भी बोलते हैं, Q2 को ही हम मीडियन कहते हैं। और जो Q3 होता है ये रिप्रेजेंट करता है 75% ऑफ डाटा। जो ये होते हैं क्वार्टाइल, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। If a constant value 50 is subtracted from each observation of a set, the mean of the set is increased by 50, decreased by 50, is not affected or डिपॉट है 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीज्ड बाय 50। अब हमेशा याद रख लीजिए, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हो, जितने से हम उसको डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, जो मीन होगा वो उसी हिसाब से डिक्रीज या इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अगर दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास A एंड B, यहाँ पर A हम लेंगे 100, B लेंगे 200। इनका जो पहला मीन निकालेंगे हम वो निकलेगा 150, क्योंकि 100 प्लस 200 300 होता है। फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास, तो वहां से निकलेगा 150। ये होगा पहला ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो 100 है इसको हम को माइनस करना है 10, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है 50 से। यहाँ भी 50 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 50, 100 माइनस दिस 50 हो गया 50, 200 माइनस 50, यहाँ से निकलेगा 150। तो यहाँ पर हो गया 200। जब इस और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर निकलेगा 100। तो न्यू मीन जो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 100। ओके, 100। तो 100 न्यू मीन है। इनिशियल मीन 150 था। 150 और 100 के बीच में 50 का फासला है, यानी कि 50 की डिफरेंस है। दैट मीन्स कि 50 से डिक्रीज हो गया मीन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चंस करने होते हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। इफ ए कांस्टेंट 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट, द मीन इज। अब ऐड करना है। पिछली वाले एमसीक्यू में हमने देखा था, हमने डिक्रीज किया था, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया था, पर इस वाले हमें ऐड करना है। सेम इज द प्रोसीजर। जब ऐड करेंगे 5 तो जितना भी न्यू मीन होगा तो वो आएगा कितना, इंक्रीज्ड बाय 5। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन्स टाइम इज 10 times the original mean, is 1/10 of the original mean, is increased by
10। अब आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी मीन के ऑब्जर्वेशंस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नहीं, कोई भी वैल्यू हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 200 हो, जितना भी कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो मीन होता है उसी के हिसाब से उतने ही टाइम्स इंक्रीज होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इज 10, यहाँ पर हमारा 10 है, को इज 10 टाइम्स द ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल वैल्यू। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं हम। ये pH वैल्यू ऑफ ए सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय 10, द मीडियन ऑफ द कोडेड वैल्यू इज। इसका भी सेम प्रोसीजर है, मीडियन का भी सेम रहता है। जब भी हम मीडियन को भी हम जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही टाइम से ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का भी यही प्रोसीजर रहता है मीडियन का। आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि शायद ये ऐसे ही रट्टा लगा रहा है तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडियन निकाल सकते हो। जैसे 1 2 3 4 एंड 5 ये एक सीरीज़ है, तो यहाँ पर आपको पता होगा मीडियन की फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से जो n+1 डिवाइड बाई 2 था आइटम, यहाँ से जो मीडियन निकलेगा वो निकलेगा ये 3, यहाँ पर मीडियन होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये जो ऑब्जर्वेशंस है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ से आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा 10 20 30 40 एंड 50 आएगा। तो यहाँ पर जो इस सीरीज, ये जो न्यू सीरीज आई हमारे पास, इसका जो मीडियन होगा वो होगा दिस 30। क्यों होगा 30? n+1 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो वहाँ पर आपको मीडियन जो आएगा वो आएगा 30, और 30 जो है वो ओरिजिनल जो मीडियन था 3, इससे 10 गुना ज़्यादा है। आपने 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 10 टाइम्स द ओरिजिनल मीडियन वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। If each value of a series is multiplied by 10, the mode of the coded series is not affected 1/10 of the original model value, 10 times of the original model value, 100 times of the original model value। तो बहुत ही आसान है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मैंने आपको बताया है 10 करेंगे तो 10 से ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी यही आंसर है, सी बात है। तो नेक्स्ट है, if each observation of a set is divided by 2, then the mean of the new value will be। अब याद रखना जब भी डिवाइड करेंगे तो ये जो हो जाता है इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू बन जाता है। आप ये कर सकते हो, आप ये कॉपी उठाओ, आप पेन उठाओ, तो आप ये अपने तरीके से आप इसे प्रूफ दे सकते हो। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द लोकेशन पैरामीटर डज नॉट होल्ड? इसमें से कौन सा वाला ठीक नहीं है? क्या Q2 मीडियन होता है? बिल्कुल होता है। क्या P15 मीडियन होता है? बिल्कुल होता है। क्या D5 मीडियन होता है? बिल्कुल होता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। क्या D6 मीडियन होता है? नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ये डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। If the group data has open-ended classes, one cannot calculate। तो हम क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अगर ओपन एंड क्लासेस होंगे। ओपन एंड क्लास होते हैं इस तरह, जैसे लेस देन होगा पहले यहाँ पर लिखा होता है, या ग्रेटर देन होता है, तो इसको ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। आपने देख लिए होंगे। तो इस केस में हम क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो है दिस मीन, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आंसर सी इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। Geometric mean of the two observations can be calculated only if। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Both the observations are positive, one of the two observations is 0, one of them is negative, both of them are 0। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है both of the observations are positive। हमेशा याद रख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। जब हमारे ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव हो तभी हम ज्योमेट्रिक मीन को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर देन अदर मीन व्हेन द डाटा आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, द data are in a ratio or percentage, the data are binary, the data are on the interval scale। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? जब भी आपको डेटा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव होगा तो इसके लिए नहीं है, इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल नहीं हो सकता है। द डाटा आर
इन रेशियो एंड परसेंटेज इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट, हमेशा याद रख लीजिए जब भी रेशियो एंड परसेंटेज में होगा तब तो सो द करेक्ट आंसर इज रेशियो एंड परसेंटेज। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज a good measure of central value if the data is डेटा जब भी होगा तो रेशियो एंड ये दिस इज द करेक्ट आंसर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका भी सेम है, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। हार्मोनिक मीन इज बेटर देन अदर मीन इफ द डेटा आर इन। तो यहाँ पर आपको याद रखना हार्मोनिक मीन हम तब कैलकुलेट करते हैं जब स्पीड एंड रेट्स निकालने होते हैं, ये हमेशा याद रख लीजिए। उसके केस में हम हार्मोनिक मीन बेस्ट रहता है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोनिक मीन इज बेटर देन अदर मीन इफ द डेटा आर इन द, बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इज। तो इसका मैं डायरेक्ट जवाब आपको बताने वाला हूँ, आंसर बताऊंगा मैं अभी। तो आप के लिए मैं 3 सेकंड देता हूँ, आप तब तक सोच लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट ऑन। बहुत ही अच्छा, क्या एवरेज पे नहीं होता है, मीडियन पे नहीं होता है, ज्योमेट्रिक मीन पे नहीं होता है, हार्मोनिक मीन पे नहीं होता है, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। हमेशा याद रख लीजिए, जो चाहे कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू हो, मीडियन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब आप सोचोगे एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, जैसे कोई कम वैल्यू होता है सीरीज में, या कोई ज़्यादा वैल्यू होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू होता है, तो उस केस में हम मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ता है। विच मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब देखना है कि कौन सा मीन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सोच लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिस अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसका करेक्ट आंसर है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह जाते हैं। हार्मोनिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज। हमेशा याद रख लीजिए, जो हार्मोनिक मीन होता है वो स्मॉल वैल्यूज को मोर वेटेज देता है। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं हम। फॉर ए हाईली वेरिएबल सीरीज द मोस्ट सुटेबल मीन इज। क्या अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, या नन ऑफ द अबव। तो आप सोच लीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है। हार्मोनिक मीन तब यूज करते हैं हम जब सीरीज बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल हो, वहाँ पर हम ये इसका यूज़ बेस्ट रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं हमारा जो दूसरा वीडियो होगा आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।